चिलचिलाती गर्मी की लहर ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिससे सभी लोग अनायास ही कुछ कदम पीछे हट गए, उनके चेहरे सदमे और विस्मय से भर गए। क्या यह अज़ूर क्लाउड चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नहीं है? उसने वास्तव में शौर्य को बचाया। क्या हो रहा है? एज्योर क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष शुभंगी, एज्योर क्लाउड सिटी की दूसरी सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थीं, जिनके पास अग्नि तत्व मार्शल स्पिरिट और लेवल 9 मार्शल योद्धा का साधना स्तर था। उनकी ताकत सिटी लॉर्ड के बाद दूसरे नंबर पर थी। न केवल वह एज्योर क्लाउड सिटी में एक असाधारण पद पर थीं, बल्कि रामथम्भौर के मुख्य शहर में भी उनकी अच्छी पृष्ठभूमि थी। यहाँ तक कि नीला बादल शहर के स्वामी भी उसे आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सके। ऐसा व्यक्ति उस युवक को कैसे बचा सकता है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था? हर कोई अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे दृश्य पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हालांकि शौर्य को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उसने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं जताया। उसने शुभंगी की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, बस जीवन विस्तार की गोली खुद ही निगल ली। वास्तव में इस समय जो कुछ भी हुआ वह शौर्य के नियंत्रण में था। शुरू से ही शौर्य जानता था कि राक्षसी देवकोर क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करने के बाद उसका शरीर मृत्यु तक तेजी से क्षीण होता जाएगा। सारिका भी शादी से पहले जहर खाकर आत्महत्या करने का विकल्प चुनेगी। ये ठीक इसी वजह से था कि शौर्य ने पुष्पेश को इन शोधन सामग्रियों को तैयार करने का निर्देश दिया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने एज्योर क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर गोली को परिष्कृत करने का विकल्प क्यों चुना, ये भी शौर्य की सावधानीपूर्वक व्यवस्था थी। क्योंकि केवल ऐसा करने से ही शुभंगी शौर्य की गोली शोधन प्रतिभा को देख सकता था, और केवल ऐसा करने से ही शुभंगी शौर्य की रक्षा के लिए आगे आएगा। ये सब शौर्य की योजना के अंतर्गत था। आज से ये युवक हमारे एज्योर क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदस्य है। जब तक एज्योर क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है, किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। शुभंगी शौर्य के सामने खड़ा था और विलासिका को एकटक देखता रहा। एक शक्तिशाली दबाव, अचानक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह, सभी दिशाओं से विलासिका पर टूट पड़ा। ये एक लेवल 9 मार्शल योद्धा का दबाव था। इस दबाव के सामने प्रथम स्तर का मार्शल योद्धा, विलासिका, बहुत महत्वहीन लग रहा था। शियाओ शुआंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि 1000 पाउंड का पत्थर उसके ऊपर दबा हुआ है। उसकी हरकतें तुरंत ही अकड़ गईं और वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह इस बात से भली भांति परिचित थी कि उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि उसके पिता, चंद्रशेखर सेन, भी निश्चित रूप से इस महिला के लिए उपयुक्त नहीं थे। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार भी ऐसा ही हो। तुम जा सकते हो। शुभंगी की आवाज़ हालांकि मोहक थी, लेकिन उसमें हत्या का इरादा छिपा हुआ था, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमेशा बुद्धिमान रहने वाले विलासिका ने स्वाभाविक रूप से कारण समझ लिया कि क्यों शुभंगी ने शौर्य को बचाने के लिए कदम उठाया। उसने फिर से हमला नहीं किया, बल्कि शौर्य को तिरस्कार से देखा। क्या तुम जानते हो कि मैंने उस समय सगाई क्यों तोड़ दी थी? अचानक वहां सन्नाटा छा गया। इस समय सभी ने अपनी सांस रोक ली थी। शौर्य कुछ नहीं बोला, बस विलासिका को ठंडे नजरों से देखता रहा। प्रज्वल, रामथम्भौर सिटी के 4 महान परिवारों में से एक, जियान परिवार का युवा गुरु। वह 10 साल की उम्र में मार्शल योद्धा क्षेत्र में पहुंच गया। सुंदर राज्य में सबसे मजबूत तलवार मार्शल भावना को जागृत किया और सुंदर राज्य में सबसे मजबूत प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया। विलासिका का स्वर गर्व से भरा था, जैसे कि वह अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही हो। अभी प्रज्वल केवल 17 वर्ष का है, लेकिन वह पहले ही लेवल 6 मार्शल योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और तलवारबाजी अकादमी के 4 मुख्य शिष्यों में से एक बन गया है। तुम्हारे मुकाबले जो एक निकम्मा व्यक्ति है जो केवल बाहरी ताकत पर निर्भर रहता है और महिलाओं के पीछे छिपता है, वह स्वर्ग में है जबकि तुम गंदगी में हो। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से विलासिका की ओर देखने लगे। हालांकि विलासिका ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा, लेकिन इसका अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। उसने शौर्य को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास एक बेहतर विकल्प था।
और यह बेहतर विकल्प सुंदर राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रज्वल था। सुंदर राज्य दक्षिणी ग्रीष्मकालीन राज्य के 8 प्रांतों में से एक है और एज्योर क्लाउड सिटी सुंदर राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक दूरस्थ छोटा शहर मात्र था। सुंदर राज्य के सबसे मजबूत प्रतिभा की तुलना में एज्योर क्लाउड सिटी का सबसे मजबूत प्रतिभा सिर्फ एक मजाक था। सुंदर राज्य में सबसे मजबूत प्रतिभा की चमक के तहत वर्तमान विलासिका और पूर्व शौर्य दोनों मंद और महत्वहीन दिखाई दिए। सुंदर राज्य में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने का मतलब था पूरे राज्य में सर्वोच्च श्रेणी का विशेषज्ञ होना। ये वास्तव में चौंकाने वाला था कि ऐसे शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति का विलासिका के साथ कोई संबंध होगा। इस समय विलासिका के प्रति सभी की निगाहें पहले से अधिक सम्मानपूर्ण हो गईं। सुभंगी के प्रति सम्मान का स्तर इससे भी अधिक था। ये सब सुंदर राज्य के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रज्वल के कारण संभव हुआ। केवल नाम ने ही इतना दबाव पैदा कर दिया जो सुभंगी से भी कहीं अधिक था। क्या यही कारण है कि तुमने मुझसे किया वादा तोड़ा? शौर्य ने व्यंग्य से भरी हंसी में कहा। विलासिका ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये सामान्य बात हो, क्या ये पर्याप्त नहीं है? बोलने के बाद विलासिका ने सुभंगी पर नजर डाली। उसकी निगाहों में उत्तेजना का भाव था, मानो वह सुभंगी को बता रही हो कि वह अंततः जियांग परिवार का हिस्सा बनेगी। जियांग परिवार सुंदर राज्य शहर के 4 महान परिवारों में से एक। जियांग परिवार की अपार शक्ति के सामने एज्योर क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बस महत्वहीन था। सुभंगी ने स्वाभाविक रूप से इसे समझ लिया, लेकिन उसकी निगाहें अडिग रहीं, मानो वह विलासिका को बता रही हो कि वह शौर्य की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक पल के लिए सुभंगी की नज़र से मिलने के बाद विलासिका ने ठंडे स्वर में अपनी तलवार म्यान में डाली और उदासीनता से शौर्य से कहा, हमारे पिछले रिश्ते को देखते हुए मैं उदारता दिखाऊंगा और आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वैसे भी अगर तुम नहीं भी मरोगी तो भी प्रज्वल के साथ मेरी शादी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और भविष्य में तुम और मैं एक ही दुनिया से नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बीच एक अथाह खाई है। विलासिका ने अपनी पीली ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए अहंकार के साथ कहा, मैं आधे महीने में मार्शल परीक्षा पास कर लूंगी और रामथंभौर अकादमी में प्रवेश करूंगी और रामथंभौर अकादमी की शिष्या बनूंगी। तब तक हमारी दुनियाओं में कोई अंतर्विभाजक नहीं रह जाएगा। बोलने के बाद विलासिका ठंडे स्वर में मुड़ा और चला गया। ये वह क्षण था जब शौर्य अचानक बोल पड़ा, अतीत में मैंने तुम्हारे साथ अपने सबसे करीबी और प्रिय व्यक्ति की तरह व्यवहार किया था, लेकिन तुमने इतने हास्यास्पद कारण से मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि आज तुमने मुझे अपने परिवार का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि केवल मेरे शरीर पर मौजूद चीज़ों को प्राप्त करने के लिए शिकार बनाया। अब जब आप एक मजबूत दुश्मन को नहीं हरा सकते, तब भी आप में ये कहने की हिम्मत है कि आप मेरी जान बख्श रहे हैं, मानो आप मुझ पर कोई एहसान कर रहे हों। हास्यास्पद, बहुत ही हास्यास्पद। शौर्य व्यंग्यात्मक हंसी में फूट पड़ा। उसके बाद उसकी गहरी काली आंखों से एक अभूतपूर्व हड्डियां कंपा देने वाली शीतलता फूट पड़ी। हालांकि एक बात में तुम सही थे, तुम और मैं वास्तव में एक ही दुनिया से नहीं हैं। अब से आधे महीने बाद हमारी दुनियाओं में सचमुच कोई अंतर्विभाजक नहीं रहेगा। शौर्य की बातें सुनने के बाद विलासिका उदासीनता से मुस्कुराया, फिर मुड़कर ठंडे स्वर में चला गया। जब तक उसकी डरावनी आकृति सड़क के अंत में गायब नहीं हो गई, तब तक शौर्य की आंखों में ठंडक धीरे धीरे थकावट में बदल गई। इस बिंदु पर सुभंगी ने पलटकर शौर्य को मोहित निगाहों से देखा। आपने अभी जो गोली परिष्कृत की है, वह मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे उत्तम और दोषरहित गोली है। क्या ये पौराणिक 10वीं कक्षा की गोली हो सकती है? एक पत्थर से 1000 लहरें उठती हैं। पूरा दृश्य ऐसे फट गया जैसे उसमें आग लग गई हो। हर कोई अचंभित था, उनके चेहरे पर पूरी तरह भय था। क्या 10वीं कक्षा की गोली? क्या ये सच है? एक युवा व्यक्ति ने वास्तव में एक प्रसिद्ध 10वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत किया। मैंने गलत नहीं सुना, है ना? क्या मेरे कानों में कुछ गड़बड़ है? क्या इस दुनिया में कोई सचमुच 10वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत कर सकता है? क्या मैं सचमुच सपना नहीं देख रहा हूँ?
मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन काल में मैं वास्तव में एक महान 10वीं कक्षा की गोली देखूंगा। इस समय सभी के चेहरे शर्म से भर गए थे और वे चाह रहे थे कि काश उन्हें कोई छेद मिल जाए जिसमें वे घुस सकें। इससे पहले उन्होंने हर तरह से शौर्य का उपहास किया था और उस पर संदेह किया था। और अब शौर्य ने वास्तव में एक प्रसिद्ध 10वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत कर लिया था और उन्होंने एक बेकार परिशोधन भट्टी का उपयोग करके इसे परिष्कृत भी किया। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि शौर्य की गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश सिर्फ अपमान को आमंत्रित करने के लिए थी। ये तो बस अपने ही पैरों को कुचलने के लिए पत्थर उठाने जैसा था। नंबर 17 अध्याय 17 घटिया कीमिया फाउंडेशन। क्या तुम मुझे वह गोली दिखा सकती हो जिसे तुमने अभी अभी परिष्कृत किया है? शुभांगी ने शौर्य को जलती हुई आंखों से देखा, जो प्रत्याशा से भरी हुई थी। शुभांगी स्वयं भी द्वितीय श्रेणी की कीमियागर थीं, लेकिन वे केवल 7वें दर्जे की ही गोलियां परिष्कृत कर पाती थीं। उसने अब तक जितनी भी उच्चतम श्रेणी की गोलियां देखी थीं, उनका दर्जा 8 था। जहां तक रैंक 10 का सवाल है, उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। शुभांगी के बोलने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग भी एकत्रित हो गए और वे उस प्रसिद्ध 10वीं रैंक की गोली को एक बार फिर देखना चाहते थे। मैंने पहले ही गोली ले ली है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मेरे जागने तक प्रतीक्षा करें, शौर्य ने कमजोरी से कहा, फिर धीरे से अपनी भारी आंखें बंद कर ली और सारिका के साथ पीछे की ओर गिर गया। पुष्पेश तुरंत आगे बढ़ा और शौर्य और सारिका दोनों को पकड़ लिया। तभी शुभांगी ने शौर्य की भयानक स्थिति को देखा और उसका दिल चौंक गया। उसकी त्वचा पूरी तरह से फट गई थी, उसके अंदरूनी अंग काम करना बंद कर चुके थे और उसका खून भी खत्म हो चुका था। ये चमत्कार ही था कि वह अभी भी जीवित था। ... 3 दिन बाद शौर्य एक आलीशान बिस्तर पर जाग उठा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पहली चीज जो उसने देखी वह था सारिका का थका हुआ चेहरा। सारिका! शौर्य का दिल गर्म हो गया और उसने एक सौम्य मुस्कान प्रकट की। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा शौर्य ने अनुमान लगाया था। सारिका के शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ अब पूरी तरह से साफ हो चुके थे। अपनी शारीरिक थकावट के बावजूद वह हठपूर्वक 3 दिन और रात शौर्य के बिस्तर के पास बैठी रही। भाई यून! सारिका, जो आधी नींद में थी, शौर्य की आवाज सुनते ही बिजली की तरह जाग उठी। वह उत्साह से शौर्य की बाहों में कूद पड़ी, उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और खुशी के आंसू रोक नहीं सकी। भाई यून, तुम आखिरकार जाग गए। भगवान का शुक्र है, ये बहुत अच्छा है। शौर्य ने हाथ बढ़ाकर सारिका के मुलायम बालों को सहलाया। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। सारिका ने घुटते हुए कहा, पहले तुम्हारा पूरा शरीर फटा हुआ था, लगातार काला खून बह रहा था और तुम में जीवन के सभी लक्षण भी खत्म हो गए थे। मुझे लगा था कि तुम नहीं उठोगे। अंततः एक दूसरे को छोड़ने से पहले वे कुछ देर तक गले लगे रहे। शौर्य ने लापरवाही से आलीशान कमरे पर नजर डाली। ये किंग्यून मर्चेंट एसोसिएशन है ना? सारिका ने सिर हिलाया, जैसे कि उसे इसकी उम्मीद थी। शौर्य ने पूछना जारी रखा, क्या शुभांगी ने मुझे जागने के बाद उसे खोजने के लिए कहा था? सारिका ने आश्चर्य से सिर हिलाया। उसने कहा था कि तुम जागने के बाद उसे उसके चाय घर पर ढूंढो। भाई यून, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। शौर्य ने धीरे से सारिका के सिर पर हाथ फेरा, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसने न केवल यह अनुमान लगाया कि शुभांगी उसकी तलाश करेगी, बल्कि वह ये भी जानता था कि वह उसकी तलाश क्यों कर रही है। ... 10 मिनट बाद शौर्य शुभांगी के चाय घर पर पहुंचा। शुभांगी लाल रंग के वस्त्र पहने, आकर्षक रूप रंग में, एक आलीशान कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठी थीं, जिससे आकर्षक और मनमोहक आभा फैल रही थी। शौर्य ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। उसने लापरवाही से उसके सामने की कुर्सी खींची और बिना किसी औपचारिकता के बैठ गया। तुम सच में बहुत लापरवाह हो। अगर मैं उस समय बीच में नहीं आता तो तुम क्या करते? शुभांगी ने पहले कहा। नहीं, तुम निश्चित रूप से इसमें शामिल होते। शौर्य का स्वर बहुत निश्चित था, मानो उसने पहले से ही भविष्य का अनुमान लगा लिया हो।
शुभांगी ने शौर्य को उत्सुकता से देखा। ओह, तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? क्योंकि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी 10वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता है, शौर्य ने आत्मविश्वास से कहा। उस समय शुभांगी ने शौर्य की आंखों में आत्मविश्वास देखा, पूर्ण विश्वास। शुभांगी की जिज्ञासा उसके सामने खड़े युवक के बारे में बढ़ती जा रही थी। वह स्पष्ट रूप से एक युवा था, लेकिन उसमें इतना बेजोड़ आत्मविश्वास कैसे था? चूंकि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, शुभांगी ने सीधे कहा। मैं आपको दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापारी संघ के सभी कनेक्शनों का उपयोग कर सकता हूं। आपके पास जो भी अनुरोध हैं, मैं उन्हें भी पूरा कर सकता हूं। और मेरी केवल एक शर्त है, आपके द्वारा परिष्कृत की गई सभी गोलियां पहले हमारे किंगयुन मर्चेंट एसोसिएशन को बेची जानी चाहिए और लागत एसोसिएशन द्वारा वहन की जाएगी। शुभांगी को गोली बाजार पर रैंक 10 की गोलियों के आधिकारिक प्रभाव के बारे में अच्छी तरह से पता था। यदि वे शौर्य द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां खरीद सकें, तो किंगयुन व्यापारी संघ यू प्रांत के समूचे गोली बाजार पर और यहां तक कि समूचे दक्षिणी जिया साम्राज्य पर एकाधिकार कर सकता है। इस तरह किंगयुन व्यापारी संघ शीघ्र ही दक्षिणी जिया साम्राज्य में एक शीर्ष बड़े पैमाने के व्यापारी संघ के रूप में विकसित हो सकता है। इससे पता चलता है कि किंगयुन व्यापारी संघ के लिए शौर्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। ये वास्तव में इसी कारण से था कि शुभांगी शौर्य को विलासिका से बचाने के लिए जियांग परिवार को नाराज करने का जोखिम उठाने को तैयार थी। मेरी भी एक ही विनती है, आपको मेरी जरूरत की सामग्री ढूंढने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। शौर्य ने भी अपनी विनिमय शर्त आसानी से पेश कर दी। शौर्य को अच्छी तरह पता था कि राज्य के कानून के अनुसार इतने सारे लोगों की हत्या के लिए उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। किंगयुन मर्चेंट एसोसिएशन के संरक्षण के बिना उसे निश्चित रूप से सिटी लॉर्ड की कानून प्रवर्तन टीम द्वारा ले जाया जाएगा। किंगयुन व्यापारी संघ के पास बहुत सारा भंडार था। ये एक अभयारण्य और भौतिक गोदाम दोनों के रूप में काम कर सकता था, इसलिए शौर्य स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। कोई बात नहीं, ये सहयोग समझौता है। अगर आपको लगता है कि यह ठीक है, तो इस पर हस्ताक्षर करें। शुभांगी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत अपने सीने से एक समझौता निकाला और शौर्य को सौंप दिया, इस डर से कि कहीं वह अचानक अपना मन न बदल ले। उसकी राय में, चाहे सामग्रियां कितनी भी दुर्लभ या खोजने में कठिन क्यों न हों, वे शौर्य, इस धन देवता की तरह महत्वपूर्ण नहीं थीं। शौर्य ने सहजता से समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, फिर उसे शुभांगी को सौंप दिया। सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद शुभांगी ने इसे एक अमूल्य खजाने की तरह संजोया और इसे अपने सीने में रख लिया। उसका चेहरा सुखद आश्चर्य से भरा हुआ था। इसके तुरंत बाद शौर्य ने शुभांगी को एक सूची सौंपी जो उसने पहले तैयार की थी। सबसे पहले, मुझे निम्नलिखित सामग्री तैयार करने में मदद करें और फिर मुझे गोली कार्यशाला में ले चलें। शुभांगी ने हाथ बढ़ाकर सूची ले ली, उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। इस युवक ने तो पहले से ही सामग्री की सूची तैयार कर रखी थी। क्या उसने पहले से ही सब कुछ भविष्यवाणी कर रखी थी जो अब हो रहा था? आधे घंटे बाद शौर्य ने शुभांगी का पीछा करते हुए गोली कार्यशाला तक पहुंच गया और शौर्य को जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी वे सभी उसे पहुंचा दी गईं। शुभांगी के सामने शौर्य ने 5 मिनट से भी कम समय में एक क्रिस्टल क्लियर, चिंतनशील रैंक 10 ऊर्जा एकत्रीकरण गोली को परिष्कृत किया। शुभांगी ने ताज़ा बनी, अभी भी गर्म ऊर्जा एकत्र करने वाली गोली को अपने हाथों में इस तरह पकड़ा जैसे वह कोई अमूल्य खजाना हो, और वह उसे उसी तरह से संजो रही थी जैसे एक माँ अपने शिशु को संजोती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने वास्तव में इसे कैसे परिष्कृत किया? शुभांगी ने ज्ञान की प्यास के साथ शौर्य को देखा, उत्सुकता से उससे जवाब जानना चाहती थी। चाहे वह इस बारे में कितना भी सोचे, वह समझ नहीं पाई कि आखिर गलत क्या हुआ। वही ऑपरेशन, वही चरण, फिर भी जिन गोलियों को उसने परिष्कृत किया वे केवल 6 या 7वें दर्जे की थीं, जबकि जिन गोलियों को इस युवक ने परिष्कृत किया वे 10वें दर्जे की थीं। कीमिया में तुम्हारी नींव बहुत कमज़ोर है। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं, तो भी तुम नहीं समझोगे। जब तक तुम्हारी नींव मजबूत न हो जाए,
तब तक रुको, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शौर्य ने शुभांगी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, जैसे कोई ज्ञानी गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहा हो। यदि कोई भी ये दृश्य देखेगा तो निश्चित रूप से चौंक जाएगा। शुभांगी द्वितीय श्रेणी का कीमियागर था, जो पूरे पिंडारी सिटी में शीर्ष स्तर का था। फिर भी एक युवक ने उसे बताया कि उसकी कीमियागिरी की नींव बहुत कमजोर है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। तथापि शौर्य द्वारा इतनी बुरी तरह से बात किए जाने के बावजूद शुभांगी ने न केवल इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि एक प्रशिक्षु की तरह शौर्य को परेशान किया और लगातार सवाल पूछते रहे। उसने स्वेच्छा से शौर्य के लिए छोटे मोटे काम करने की भी पेशकश की। उसका एकमात्र लक्ष्य खड़े होकर देखकर सीखना था। लेकिन शौर्य का उसे निरीक्षण करने देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने उसे बाहर निकालने का बहाना ढूंढ लिया। अध्याय 18 अस्थि शोधन। शुभांगी के चले जाने के बाद शौर्य ने तुरंत सुधार करना शुरू कर दिया। एज्योर क्लाउड मर्चेंट एसोसिएशन के लिए परिष्कृत करने का वादा करने वाली 100 ऊर्जा एकत्रीकरण गोलियों के अलावा शौर्य को बैकअप के रूप में अपने लिए 10 जीवन विस्तार गोलियों को भी परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। यदि उसे किसी विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ा और उसने फिर से डेमोनिक गॉड कोर क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग किया, तो उसे अपना जीवन बचाने के लिए जीवन विस्तार की गोली लेने की आवश्यकता होगी। बिना जीवन विस्तार की गोली के राक्षसी देव कोर क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करना मौत की सजा होगी। इसके अलावा शौर्य को कई अन्य गोलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए पुनर्जनन गोली जो उसके कटे हुए हाथ को पुनः उगा सकती है। उदाहरण के लिए बोन फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग पिल जो उनकी शारीरिक संरचना को मजबूत कर सकती है। सारिका की साधना में मदद करने के लिए शरीर को निखारने वाली गोली भी थी, और पुष्पेश के जले हुए चेहरे को जल्दी से ठीक करने के लिए त्वचा बदलने वाली गोली भी थी। इन सभी गोलियों को परिष्कृत करने के लिए शौर्य को पूरी रात गोली कार्यशाला में बितानी होगी। अगली सुबह जल्दी जब शुभांगी गोली कार्यशाला में पहुंची तो वह अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। ये है। उसकी आंखें फैल गईं, पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, और वह इतनी सदमे में थी कि बोल नहीं पा रही थी। इस समय शौर्य शोधन भट्टी के सामने पैर मोड़कर बैठा हुआ था, और शौर्य के सामने ऊर्जा एकत्र करने वाली गोलियों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। उनमें से प्रत्येक शीशे की तरह साफ, शुद्ध और दोषरहित था, जो चमकदार रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था, मानो अमूल्य खजानों का ढेर हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सभी गोलियां 10वीं कक्षा की गोलियां थीं। हर जगह बिखरी 10वीं कक्षा की गोलियों को देखकर शुभांगी पूरी तरह से वहीं जम गई, एक पल के लिए भी सदमे से उबर नहीं पाई। यहाँ तक कि दुनिया के शीर्ष कीमियागरों के लिए भी कभी कभी 10वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना भाग्य की बात होती थी। दूसरे को परिष्कृत करना 10वीं कक्षा का होना निश्चित नहीं था। यह 9वीं कक्षा या 8वीं कक्षा भी हो सकती थी। हर एक का 10वीं कक्षा का होना असंभव था। शुभांगी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य द्वारा परिष्कृत की गई प्रत्येक गोली वास्तव में 10वीं श्रेणी की थी। 9वीं कक्षा की एक भी गोली नहीं दिखी। सफलता की यह दर अविश्वसनीय थी। वह वस्तुतः एक चलती फिरती गोली कार्यशाला थी। नहीं, वह वस्तुतः एक चलता फिरता बैंक था। इस समय शुभांगी की शौर्य के प्रति दृष्टि अधिकाधिक श्रद्धापूर्ण हो गई, जैसे कोई तीर्थयात्री अपने पूज्य देवता को देख रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस युवक में पहले से ही एज्योर क्लाउड मर्चेंट एसोसिएशन का भविष्य देख लिया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि इस युवा के साथ अजूर क्लाउड मर्चेंट एसोसिएशन न केवल दक्षिणी जिया साम्राज्य में शीर्ष व्यापारी संघ के रूप में विकसित होगा, ये दक्षिणी जिया साम्राज्य तक सीमित भी नहीं रहेगा। जल्दी या बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब ये दक्षिणी जिया साम्राज्य से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यवसाय फैलाएगा। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बचाने में सक्षम होना एक जियान परिवार को अपमानित करने की बात तो दूर, इसके लायक था, भले ही इसका मतलब पूरे दक्षिणी जिया साम्राज्य को अपमानित करना हो। तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए। शौर्य ने धीरे से अपनी स्याही काली आंखें खोलीं और अपने सामने शुभांगी को देखा। शुभांगी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, आपने कल रात कड़ी मेहनत की। आप वापस जाकर आराम क्यों नहीं करते?
खुद को थकाओ मत। शुभंगी अब शौर्य को एसोसिएशन की नकदी गाय के रूप में मानती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे थका हुआ नहीं देख सकती थी। शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए एक शांत साधना कक्ष और नींव निर्माण आध्यात्मिक द्रव का एक बैरल ढूंढ दो ताकि मेरा शरीर पुनः स्थापित हो सके। मुझे एकांत में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अभी जाकर इसकी व्यवस्था कर दूंगा। शुभंगी ने इस युवा स्वामी को नाराज करने के डर से जरा सी भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे बाद शौर्य ने शुभंगी का अनुसरण करते हुए साधना कक्ष में प्रवेश किया। खेती के कमरे में एक बड़ा लकड़ी का बैरल रखा गया था, जिसमें हरा तरल भरा हुआ था। ये शरीर को पुनर्स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला आधारशिला आध्यात्मिक द्रव था। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गंभीर रूप से घायल क्यों न हो, जब तक वह मरा न हो, कुछ घंटों तक उसमें भीगने से वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ऊपरी वस्त्र उतार दिया और लकड़ी के बैरल में प्रवेश किया, अपने शरीर को फाउंडेशन बिल्डिंग आध्यात्मिक द्रव में भिगो दिया। फिर उसने 2 क्रिस्टल क्लियर गोलियां निकालीं। एक ने लाल प्रकाश को प्रतिबिंबित किया, एक ने बैंगनी प्रकाश को प्रतिबिंबित किया। दोनों गोलियों में अपार ऊर्जा थी और वे स्पष्टतः असाधारण थीं। क्या ये पुनर्जनन गोली और हड्डी फोजिंग बॉडी टेम्परिंग गोली हैं? शुभंगी ने आश्चर्य से पूछा। पुनर्जनन गोली और अस्थि संरचना शरीर तड़का गोली दोनों ही तृतीय श्रेणी की गोलियां थीं, जिन्हें परिष्कृत करने के लिए तृतीय स्तर के कीमियागर की आवश्यकता थी। शुभंगी दूसरे स्तर के फार्मासिस्ट होने के कारण उन्हें परिष्कृत नहीं कर सकते थे, लेकिन शौर्य कर सकते थे। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि शौर्य कम से कम तीसरे स्तर का कीमियागर था। एज्योर क्लाउड सिटी की बात तो दूर, यहाँ तक कि युजो मेन सिटी में भी तीसरे स्तर का कीमियागर एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व था। इन बेकार गोलियों में ऐसी क्या खास बात है? शौर्य ने लापरवाही से जवाब दिया, उन पर नज़र भी नहीं डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों गोलियां निगल लीं। शौर्य की नज़र में उसके पिछले जीवन में ये निम्न स्तर की गोलियां कचरे से अलग नहीं थीं। भले ही वे ज़मीन पर गिर जातीं, वह उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाता। शौर्य के सहज उत्तर से शुभंगी के मुंह से खून निकलने लगा। पुनर्जनन गोली से कटे हुए अंगों को पुनः विकसित किया जा सकता है, जिससे विकलांगों को नया जीवन मिल सकता है। बोन फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग पिल हड्डियों को मजबूत कर सकती है और शरीर को संतुलित कर सकती है, जिससे न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि ताकत भी बढ़ती है। एक मार्शल कलाकार जो इसे लेता है, उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 50% तक बढ़ सकती है। और यह तो 5वीं कक्षा की हड्डी बनाने वाली बॉडी टेम्परिंग गोली का असर मात्र था। यदि ये 10वीं कक्षा की होती, तो इसका असर स्वर्ग विरोधी होता। पुनर्जनन गोली और अस्थि फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग गोली दोनों ही एज्योर क्लाउड सिटी में अमूल्य थीं, केवल युजहो मेन सिटी में बिक्री के लिए उपलब्ध थीं, और उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी की अपशिष्ट गोली भी बहुत अधिक कीमत पर बिक सकती है। यदि यह 10वीं कक्षा का होता तो इसका मूल्य अकल्पनीय होता। एक साधारण व्यक्ति के लिए मात्र एक गोली की कीमत ही जीवन भर आराम से जीने के लिए पर्याप्त थी। और ये महंगी, उच्च स्तरीय गोलियां शौर्य के मुंह में कचरा गोलियां बन गई थीं। उसने उन्हें ऐसे खाया जैसे वे कैंडी हों, बिना किसी परवाह के, यहाँ तक कि उन पर नज़र भी नहीं डाली। इस भव्य कार्रवाई से व्यापारी संघ के प्रमुख शुभंगी भी आश्चर्यचकित रह गए। अंतर मत करो, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही शुरू करो। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर पहले से ही नसें उभरी हुई थीं। बोन फोर्जिंग बॉडी टेम्परिंग पिल लेने के बाद शौर्य ने महसूस किया कि एक हिंसक ऊर्जा तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल रही है। क्योंकि यह ऊर्जा बहुत हिंसक थी, इसलिए इसे बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अन्यथा दुर्घटनाएं आसानी से घटित हो सकती थीं। शुभंगी 9वीं स्तर की मार्शल योद्धा थी और अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके वह दुर्घटनाओं को रोक सकती थी। हड्डी बनाने वाली बॉडी टेम्परिंग गोली में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, यहाँ तक कि मार्शल योद्धा भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते। शुभंगी ने चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछा, और आप अभी मार्शल डिसिपल क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर हैं? क्या आप वास्तव में ठीक हैं?
चिंता मत करो, मुझे विश्वास है। शौर्य ने स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ लिया, और इसीलिए उसने सारिका को इसे लेने नहीं दिया। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा। सुभंगी ने असहायता से सिर हिलाया, फिर शौर्य की पीठ पर थपथपाया, लगातार उसके शरीर में युआन क्यूई का इंजेक्शन लगाया। उसके शरीर के भीतर दो हिंसक ऊर्जाएं आपस में जुड़कर टकराने लगीं। शौर्य का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसका शरीर लगातार इस ऊर्जा से प्रभावित हो रहा था, जिससे शरीर में चीरने जैसा दर्द हो रहा था। तुरंत बाद यह ऊर्जा उसके अंगों और हड्डियों में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगीं। इस तरह का दर्द आम लोगों के लिए असहनीय था, ये बहुत ही कष्टदायक था। आम लोगों से कहीं ज्यादा दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना इसे सहना असंभव होगा। अमानवीय दर्द सहने के बावजूद शौर्य ने एक भी आवाज नहीं निकाली, अपने दांत पीसते रहे और अपनी अडिग इच्छाशक्ति के साथ डटे रहे। वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। वह दिव्य क्षेत्र में वापस लौटना चाहता था और पुनर्जन्म स्वर्गीय सम्राट और जिक्सिया अमर से बदला लेना चाहता था। यही वह जुनून था जिसने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। इस दृश्य ने सुभंगी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। हड्डियों को जोड़ने और शरीर को कठोर बनाने के दर्द का सामना करते हुए वह न केवल बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसने आवाज भी नहीं निकाली। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? यह युवक सचमुच एक राक्षस था। कुछ घंटे बाद शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, लकड़ी के टब से बाहर निकला, अपने कपड़े पहने और अपना शरीर हिलाया। उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया था तथा फ्रैक्चर का कोई निशान नहीं बचा था, मानो वह कभी टूटा ही नहीं था। उनका पहले से कमजोर शरीर भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया था। उसकी मांसपेशियां पूर्ण और दृढ़ थीं, उसकी हड्डियां लोहे की तरह सख्त थीं, उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया था और वह पूरी तरह से पुनर्जीवित महसूस कर रहा था। यद्यपि शौर्य वर्तमान में केवल चौथे स्तर के मार्शल शिष्य क्षेत्र में था, उसकी ताकत पांचवें स्तर के मार्शल शिष्य से कम नहीं थी। अपने पिछले जीवन में अर्जित समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ विभिन्न लोकों में छठे स्तर के मार्शल शिष्य को हराना उसके लिए आसान होगा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। शौर्य के अब बहुत सारे दुश्मन थे, उसे आत्मरक्षा के साधन की आवश्यकता थी। राक्षसी देवकोर की शक्ति बहुत महंगी थी और उस पर अत्यधिक भरोसा नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर विश्व विनाशक दिव्य तलवार कला को सक्रिय करने के लिए बड़ी मात्रा में युआन क्यूई की आवश्यकता होती है। राक्षसी देवकोर की शक्ति के बिना शौर्य के वर्तमान क्षेत्र को देखते हुए वह युआन क्यूई का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता था। इस प्रकार वह विश्व विनाशक दिव्य तलवार कला को सक्रिय करने में असमर्थ था। इसके अलावा शौर्य की अपनी पिछली जिंदगी की यादों में शीर्ष स्तर की साधना तकनीकों और मार्शल कौशल की एक बड़ी संख्या संग्रहित थी, लेकिन उन्हें विकसित करने के लिए सबसे कम आवश्यकता मार्शल योद्धा क्षेत्र की थी। तकनीकों और मार्शल कौशल को विकसित करने में असमर्थ और युआन क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ शौर्य आत्म संरक्षण के साधन के रूप में केवल एक अन्य शक्ति पर भरोसा कर सकता था, आध्यात्मिक शक्ति। मार्शल साधना की दुनिया में मार्शल कलाकारों द्वारा दो प्रकार की शक्तियों में महारत हासिल की जाती थी। उनमें से एक था सामान्य युआन क्यूई, दूसरा था दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति। युआन क्यूई भौतिक ऊर्जा थी जो भौतिक शरीर की साधना के माध्यम से प्राप्त की जाती थी। मार्शल कलाकार इस ऊर्जा का उपयोग तकनीकों को विकसित करने और मार्शल कौशल को उजागर करने के लिए कर सकते थे। आध्यात्मिक शक्ति दिव्य इंद्रिय ऊर्जा थी जो आत्मा के विकास के माध्यम से प्राप्त की जाती थी। मार्शल आर्टिस्ट इस ऊर्जा का उपयोग आध्यात्मिक गहनता को प्राप्त करने के लिए कर सकते थे। अधिकांश मार्शल कलाकार केवल युआन क्यूई में ही महारत हासिल कर सकते थे और उन्होंने युआन क्यूई की खेती करके अपने भौतिक क्षेत्र में सुधार किया। इन मार्शल कलाकारों को युआन कल्टीवेटर कहा जाता था। केवल बहुत कम संख्या में मार्शल कलाकार आध्यात्मिक शक्ति में महारत हासिल कर सकते थे और उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति की खेती करके अपने दिव्य इंद्रिय क्षेत्र में सुधार किया। इन मार्शल कलाकारों को आध्यात्मिक साधक कहा जाता था। मार्शल कलाकार जो एक साथ दोनों शक्तियों को नियंत्रित करते थे और एक साथ दोनों शक्तियों का संवर्धन करते थे, उन्हें युआन और आत्मा के दोहरे साधक कहा जाता था।
युवान साधकों की तरह आध्यात्मिक साधकों को भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति के परिमाण के आधार पर 6 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वे थे संवेदी क्षेत्र, अति संवेदी क्षेत्र, असाधारण क्षेत्र, सर्वोच्च क्षेत्र, संत आत्मा क्षेत्र और अति दिव्य क्षेत्र। शौर्य का दिव्य इंद्रिय क्षेत्र उसके पिछले जीवन में सर्वोच्च सुपर दिव्य क्षेत्र था। दुर्भाग्य से शौर्य के पुनर्जन्म को रोकने के लिए उसे मारने के बाद जिजिया परी ने व्यक्तिगत रूप से शौर्य की आत्मा को सोल ज़ेड में सील कर दिया और फिर सोल ज़ेड को कुचल दिया, जिससे ये तीनों लोकों में बिखर गया। जिस आत्मा के साथ शौर्य ने इस शरीर में पुनर्जन्म लिया था वह केवल एक आत्मा का टुकड़ा था जो उसके पिछले जीवन की यादें लेकर आया था। लेकिन इसके बावजूद शौर्य का दिव्य इंद्रिय क्षेत्र अभी भी पहले क्षेत्र संवेदी क्षेत्र तक पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि वह अपनी दिव्य भावना को अपने अंगों तक फैला सकता था, जिससे उसकी संवेदी क्षमताएं मजबूत हो जाती थीं। यह सम्राट सबसे पहले सबसे बुनियादी संवेदी वृद्धि का प्रयास करेगा। शौर्य जहां था वहीं पर पैर मोड़कर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दिव्य भावना को अपनी आंखों और तंत्रिका तंत्र पर केंद्रित किया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और शौर्य बिना हिले डुले पैरों पर पैर रखकर बैठा रहा। लंबे समय के बाद शौर्य एक अद्भुत स्थिति में पहुंच गया। इस अवस्था को मिनट अवलोकन कहा गया। इस अवस्था में शौर्य की अंतर्दृष्टि और प्रतिक्रिया क्षमता कई गुना बढ़ गई। शौर्य तुरंत उठ खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और आंगन की ओर चला गया। उसकी नज़रों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। गिरती हुई पत्तियां इतनी धीमी लग रही थीं कि प्रत्येक मिलीमीटर की गति 1 मीटर के समान लग रही थी। नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देने वाली धूल इतनी साफ दिखाई दे रही थी, उसके किनारे और आकृतियां स्पष्ट थीं, उसकी गति के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऊपर देखने पर आकाश के किनारे पर एक धुंधला सा छोटा काला बिंदु लगातार बड़ा होता जा रहा था और अंततः शौर्य ने उसकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से देखी। ये एक निगल था जो हथेली से बड़ा नहीं था और उसके शरीर पर हर पंख, उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट शौर्य की आंखों द्वारा स्पष्ट रूप से कैद थी। ये वास्तव में सूक्ष्म अवलोकन अवस्था से प्राप्त क्षमता थी। ये क्षमता न केवल युद्ध में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती थी, बल्कि ताबीज बनाने और औषधि को परिष्कृत करने में भी बड़ी मदद करती थी। इस क्षमता के साथ शौर्य के पास जीवित रहने के लिए एक तुरुप का पत्ता था, जिससे वह मन की शांति के साथ प्रशिक्षण के लिए बाहर निकल सकता था। राक्षसी देवकोर में जीवन शक्ति को अवशोषित करने और साधना को बढ़ाने की विशेष क्षमता थी। राक्षसी देवकोर के मेजबान के रूप में शौर्य को लगातार साधना प्राप्त करने के लिए केवल लगातार हत्या करने की आवश्यकता थी। सैवेज पर्वत श्रृंखला में बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर एकत्रित थे, जिससे ये हत्या के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बन गया। शौर्य के सैवेज पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के 2 उद्देश्य थे। पहला, अनुभव प्राप्त करना और दूसरा, अपने पिता के ठिकाने की खोज करना, जिससे एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारा जा सके। अगली सुबह का सूरज अभी तक क्षितिज पर नहीं निकला था। शौर्य एक काला लबादा पहने और एक काली तलवार पकड़े हुए आंगन में खड़ा था और सभी को अलविदा कह रहा था। क्या आपको प्रशिक्षण के लिए सचमुच सैवेज पर्वत श्रृंखला पर जाना होगा? सुभंगी शौर्य की सोच को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। सैवेज पर्वत श्रृंखला राक्षसी जानवरों से भरी हुई है, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी वहां गए थे और आधे साल बाद भी वापस नहीं लौटे हैं। तुम केवल 4थे स्तर के मार्शल शिष्य क्षेत्र में हो, क्या वहां जाना केवल मौत की तलाश नहीं है? इसके अलावा तुमने विक्रांत सेन को मार डाला और जियाओ परिवार तुम्हें खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना लिन परिवार भी तुम्हें मरवाना चाहता है। क्या तुम्हें उनके प्रतिशोध का डर नहीं है अगर तुम अब प्रशिक्षण के लिए बाहर गए? सुभंगी की नज़र में शौर्य अब एक नकदी गाय था और वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटे। मैंने मन बना लिया है, अब आपको मुझे और मनाने की जरूरत नहीं है, शौर्य ने दृढ़ भाव से कहा। शौर्य का रवैया देखकर सुभंगी को उसे मनाना छोड़ना पड़ा और असहाय होकर कहा, तो सावधान रहो। शौर्य ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर सारिका को एक ब्रोकेड बॉक्स दिया। सारिका, ये बॉडी रिफाइनिंग पिल्स हैं जिन्हें मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रिफाइन किया है।
तुम एज योर क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहो और लगन से साधना करो। बाहर मत जाओ। सारिका की साधना प्रतिभा औसत थी। अब जबकि वह 14 वर्ष की थी, उसने केवल तीसरे स्तर के मार्शल शिष्य क्षेत्र तक ही साधना की थी। ये वास्तव में इस कारण से था कि शौर्य ने विशेष रूप से उसके लिए बड़ी संख्या में शरीर शोधन गोलियां परिष्कृत कीं। शरीर को परिष्कृत करने वाली गोलियां मार्शल कलाकारों द्वारा मार्शल शिष्य अवस्था के दौरान साधना की गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां थीं। शरीर को निखारने वाली गोलियां बहुत महंगी थीं, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए लगभग अप्राप्य थीं। यहाँ तक कि कुलीन परिवारों के बच्चों को भी महीने में केवल कुछ गोलियां ही दी जा सकती थीं, और वे सभी 5वीं कक्षा की शारीरिक शोधन गोलियां थीं। और इस समय शौर्य ने सारिका को जो कुछ दिया वह सब 10वीं श्रेणी की शारीरिक शोधन गोलियां थीं। उनका वृद्धि प्रभाव 5वीं श्रेणी की गोलियों की तुलना में कम से कम 2 गुना था। इन 10वीं श्रेणी की शारीरिक शोधन गोलियों के साथ सारिका की साधना की गति निश्चित रूप से एक छलांग आगे की सफलता प्राप्त करेगी। मैं जाऊंगा, भाई यूं। आपको सुरक्षित लौटना होगा। सारिका ने भावनात्मक रूप से ब्रोकेड बॉक्स स्वीकार कर लिया, फिर शौर्य को चिंता से देखा, उसका दिल अनिच्छा से भर गया। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। शौर्य ने आगे बढ़कर सारिका के सिर पर हाथ फेरा, फिर मुड़कर पुष्पेश की ओर एक ब्रोकेड बॉक्स फेंक दिया। पुष्पेश ने ब्रोकेड बॉक्स प्राप्त करने के बाद उसे खोला और तुरंत अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। युवा मास्टर, ये है। इस ब्रोकेड बॉक्स में रखी प्रत्येक गोली अमूल्य थी, एक ऐसा खजाना जिसे पुष्पेश जैसा कोई नौकर अपने जीवन काल में सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसी कीमती गोलियां अब शौर्य ने लापरवाही से उसकी ओर फेंक दी जैसे कि वे कचरा हों, जिससे वह लगभग विश्वास करने में असमर्थ हो गया। शौर्य ने उदासीनता से कहा, यहाँ आपके चेहरे पर निशानों को ठीक करने के लिए त्वचा परिवर्तन की गोलियां हैं, और थोड़ी मात्रा में शरीर को निखारने वाली गोलियां हैं। आप यहाँ रहें और जियाओ यन की अच्छी तरह से रक्षा करें, और भविष्य में आपके लिए और अधिक संसाधन होंगे। पुष्पेश इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से सिर झुकाया और उसे धन्यवाद दिया। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर। मैं, पुष्पेश, निश्चित रूप से अपनी जान देकर आपका बदला चुकाऊंगा। शौर्य ने संतुष्टि में सिर हिलाया, अनजाने में सर्वोच्च अधिकार की आभा प्रकट करते हुए। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, जब तक तुम मेरे प्रति वफादार बने रहोगे और अडिग रहोगे, मैं जल्द ही या बाद में तुम्हें इस महाद्वीप का शीर्ष विशेषज्ञ बना दूंगा। बोलने के बाद शौर्य ने सारिका की ओर देखा, फिर सारिका की अनिच्छुक निगाहों के नीचे मुड़ गया और जल्दी से धुंध में गायब हो गया। नंबर 20 अध्याय 20 जंगली पहाड़। बैरन पर्वत श्रृंखला हजारों मील तक फैली हुई है, जो कई राज्यों में फैली हुई है। इसका विशाल क्षेत्र संसाधनों से भरपूर है, जिसमें अनगिनत प्राकृतिक खजाने हैं। सैकड़ों सालों से बैरन माउंटेन रेंज विभिन्न देशों के मार्शल कलाकारों के प्रशिक्षण और विकास का स्थान रहा है। साथ ही, ये वह स्थान भी है जहां मार्शल कलाकारों के मरने की सबसे अधिक संभावना होती है, जिससे इसे मार्शल कलाकारों की कब्रगाह का खिताब मिला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैरन पर्वत श्रृंखला में असंख्य राक्षसी जानवर निवास करते हैं। इन राक्षसी जानवरों की संयुक्त संख्या बैरन पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों के कई राज्यों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। राक्षसी जानवर संकर प्राणी होते हैं जिनमें पवित्र जानवरों का रक्त प्रवाहित होता है। सैकड़ों हजारों वर्षों के प्रजनन के बाद अब वे तियानवु महाद्वीप पर व्यापक रूप से मौजूद हैं, और उनका आकार इतना बड़ा है कि वे मनुष्यों के लिए खतरा बन सकते हैं। वे क्रूर, हिंसक और अत्यंत आक्रामक हैं। मानव मार्शल कलाकारों की तरह राक्षसी जानवरों को भी उनकी ताकत के आधार पर 6 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। ये 6 स्तर मानव मार्शल कलाकारों के अनुरूप हैं: मार्शल शिष्य, मार्शल योद्धा, मार्शल मास्टर, मार्शल राजा, मार्शल संप्रभु और मार्शल सम्राट। निम्न स्तर के राक्षसी जानवरों में केवल सहज ज्ञान के आधार पर सोचने और कार्य करने की क्षमता का अभाव होता है। दूसरी ओर, उच्च स्तर के राक्षसी जानवरों में मनुष्यों के समान ही विचार क्षमता होती है और वे मानव भाषाएं भी बोल सकते हैं। बैरन पर्वत श्रृंखला के केंद्रीय क्षेत्र में जितना अधिक गहराई में जाया जाएगा, उतने ही अधिक स्तर के राक्षसी जानवरों से सामना होगा।
बैरन पर्वत श्रृंखला के किनारे वाले क्षेत्र मूलतः वे स्थान हैं जहां निम्न स्तर के राक्षसी जानवर सक्रिय रहते हैं। एक दिन बाद शौर्य काले लबादे पहने बैरन पर्वत श्रृंखला के सबसे बाहरी किनारे पर पहुंचा। ये एक घना जंगल था जो दूर पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ था तथा धुंध में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। हालांकि उसने अभी तक कोई राक्षसी जानवर नहीं देखा था, लेकिन शौर्य को पहले से ही जंगल से निकलने वाली राक्षसी ऊर्जा का हल्का सा आभास हो रहा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस जंगल में बड़ी संख्या में निम्न स्तर के राक्षसी जानवर छिपे हुए हैं। शौर्य अकेले जंगल में चला गया। सूखी टहनी पर पैर पड़ने से चटपटाहट जैसी आवाज हुई, जिससे पेड़ के नीचे बैठी गिलहरी चौंक गई और भाग गई। ऊपर उड़ते कौवे मौत का संकेत देते हुए चीखते हैं। कभी कभी दूर से भेड़िए की डरावनी चीख सुनाई देती थी। पूरा जंगल खतरे की भावना से भर गया था। शौर्य को जरा भी डर नहीं लगा और वह शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट चलने के बाद शौर्य के कदम अचानक रुक गए और फिर उसने बिना किसी हड़बड़ी के अपनी लंबी तलवार खींच ली। उसके सामने कई मीटर की दूरी पर घनी घास बीच से खिसककर लगातार दोनों ओर गिर रही थी। भूरे रंग के फर से ढका एक क्रूर भेड़िया घास से बाहर निकला। ये भेड़िया 2 मीटर लंबा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और नुकीले दांत निकले हुए थे। इसका चेहरा बेहद क्रूर था और इसके पूरे शरीर से एक हल्की राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। वन भेड़िया एक प्रथम स्तर का राक्षसी जानवर जो स्वाभाविक रूप से क्रूर और हिंसक है तथा जिसमें अत्यंत तीव्र आक्रामकता है। समान स्तर के राक्षसी जानवरों को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी। और यह वन भेड़िया एक प्रथम स्तरीय मध्य श्रेणी का राक्षसी जानवर था, जिसकी ताकत मानव चौथे स्तरीय मार्शल शिष्य के बराबर थी। हालांकि इसकी त्वचा मोटी और मांस सख्त था, जिससे यह मानव की तुलना में अधिक दृढ़ था और इसलिए चौथे स्तर के मार्शल शिष्य की तुलना में इससे निपटना अधिक कठिन था। चीखें। जंगल का भेड़िया दहाड़ा और फिर शौर्य की ओर दौड़ा। शौर्य को डर नहीं लगा। उसने एक हाथ में तलवार पकड़ी, उसे तिरछे जमीन की ओर इशारा करते हुए, और सीधे फॉरेस्ट वुल्फ की ओर चल पड़ा। जब दोनों के बीच 10 मीटर से भी कम की दूरी रह गई थी, तो जंगल का भेड़िया अचानक जमीन से उछला और अपने खुले हुए दांतों और पंजों के साथ शौर्य की ओर झपटा। लगभग उसी समय शौर्य ने एक पैर पीछे किया, उसका शरीर जमीन से उछला और वह तेजी से आगे बढ़ा। दोनों की मुलाकात हवा में ही हुई और लगातार दूरी कम होती गई। शौर्य का शरीर हवा में घूम गया। अभ्यास के कौशल के साथ उसने बिना किसी सहारे के अपनी दिशा समायोजित की, आधा मीटर बगल की ओर खिसक गया। इस आधे मीटर की दूरी के कारण शौर्य, जिसे मूल रूप से वन भेड़िए से टकराना था, उससे टकरा गया। उसी क्षण शौर्य ने अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई। ब्लेड तेज सीटी की आवाज के साथ हवा में चीरता हुआ सीधे वन भेड़िए के खुले मुंह में जा घुसा। फाड़ना। उस जबरदस्त ताकत ने उस विशाल भेड़िए के मुंह को तुरंत फाड़ दिया। मुंह के कोने से लेकर छाती और पेट तक और फिर मांस के आर पार ब्लेड की हरकत के बाद पूंछ तक यह चीरा फैल गया। शौर्य की एक ही तलवार के वार से वन भेड़िया सिर से लेकर पूंछ तक छिद गया। खून पीछे की ओर फैल गया। शौर्य अपनी लंबी तलवार को अपने पीछे ऊंचा उठाए हुए वन भेड़िए के पीछे रुक गया। दूसरी ओर वन भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह के कोने से लेकर पूंछ तक फैले घाव से लगातार खून और आंतरिक अंग बाहर निकल रहे थे। वन भेड़िए के मरने के बाद उसकी जीवन शक्ति को राक्षसी देव कोर क्रिस्टल द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिया गया। वन भेड़िए की जीवन शक्ति को अवशोषित करने के बाद राक्षसी देव कोर क्रिस्टल ने इस जीवन शक्ति को साधना में बदल दिया और शौर्य को पोषित किया। एक पल में शौर्य की साधना में काफी सुधार हुआ। शौर्य ने मारे गए वन भेड़िए की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। उसने अपनी लंबी तलवार म्यान में रखी और आगे बढ़ना जारी रखा। इसके बाद शौर्य को कई और राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ा। उनमें से अधिकांश निम्न से मध्यम श्रेणी के प्रथम स्तर के राक्षसी जानवर थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन राक्षसी जानवरों को शौर्य ने आसानी से मार डाला और सभी उसकी साधना में बदल गए। यद्यपि शौर्य का क्षेत्र मार्शल शिष्य के चौथे स्तर पर ही था,
लेकिन हड्डियों को गढ़ने और शरीर को कठोर बनाने के बाद उसकी शक्ति 5वें स्तर के मार्शल शिष्य से भी अधिक हो गई। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ निम्न से मध्यम श्रेणी के प्रथम स्तर के राक्षसी जानवरों से निपटना शौर्य के लिए बिल्कुल सरल था। शौर्य जंगल में और भीतर तक चलता रहा। शीघ्र ही एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी। शौर्य की भौहें सिकुड़ गईं और वह तुरंत रुक गया और अपनी लंबी तलवार खींच ली। रास्ते के अंत में एक तेंदुआ दिखाई दिया जिसके पूरे शरीर पर पैटर्नदार फर थे। तेंदुए की रक्त लाल आंखों में भयंकर रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके 2 विषदंत बाहर निकले हुए थे, जिनमें से प्रत्येक आधे फुट से अधिक लंबा था। इसका आकार जंगली भेड़िए के समान था, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाली राक्षसी ऊर्जा जंगली भेड़िए की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। तीव्र तेंदुआ, प्रथम स्तर का उच्च श्रेणी का राक्षसी जानवर। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसकी चाल तीव्र थी और इसकी गति अत्यंत तीव्र थी। इसकी ताकत कम से कम 7वें स्तर के मानव मार्शल शिष्य से अधिक थी। कुछ शक्तिशाली व्यक्ति तो 8वें स्तर के मानव मार्शल शिष्य को भी हरा सकते हैं। यह निश्चित रूप से ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिसकी तुलना पिछले वन वुल्फ से की जा सके। स्विफ्ट तेंदुए का सामना करते हुए शौर्य ने अंततः चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपनी दिव्य अनुभूति को एकाग्र किया तथा उसे अपनी आंखों और तंत्रिका तंत्र में वितरित किया। शौर्य ने पहले ही वितरण पथ निर्धारित कर रखा था, इसलिए इस बार उसने जल्दी से अपनी दिव्य भावना वितरित की और सफलतापूर्वक उस अजीबोगरीब अवस्था में प्रवेश किया। आध्यात्मिक गहनता सूक्ष्म विवरण। जब शौर्य ने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो उसने जो दुनिया देखी वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। हवा में हिलती शाखाएं, नीचे गिरते पत्ते, पेड़ों के बीच से उड़ते कीड़े, सब कुछ इतना धीमा हो गया। हर हलचल 1 मीटर की तरह लग रही थी। तीव्र गति वाले तेंदुए की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, उसकी पीठ धनुष की तरह ऊंची हो गई। मांसपेशियां अपनी सीमा तक तनावग्रस्त होकर अचानक उछल पड़ीं। तेज तेंदुआ तुरंत धनुष से निकले तीर की तरह उछला, काली छाया में बदल गया और शौर्य की ओर दौड़ा। भागते समय उसके चारों अंग धुंधले हो गए। ये एक पर्यवेक्षक की नज़रों का दृश्य मात्र था। शौर्य की नज़र में तेज तेंदुए की चाल बहुत धीमी थी। हर बार जब वह जमीन पर कदम रखता था, हर बार जब वह आगे बढ़ता था, तो ऐसा लगता था जैसे धीमी गति वाला रिप्ले अनगिनत बार धीमा हो गया हो। जब स्विफ्ट तेंदुआ शौर्य से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो उसने अपने पिछले पैरों से जमीन को जोर से उछाला, उसका पूरा शरीर उछल गया और वह सीधे शौर्य की ओर झपटा। हालांकि शौर्य शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया।